आप सब। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है आदमी का अनुपात। ठीक है, और इसके जो राइटर है उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। और अगर आपको इस चैप्टर या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग मिलकर जानने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही प्यारे कवि गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में। चलिए उनकी खूबसूरत कविताओं की दुनिया की सैर करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए थे और उनका परिवार कैसा था। तो ये लाइन कहती है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। इसका मतलब है कि वो भारत के दिल मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। सोचकर देखो कितनी कमाल की जगह होगी वो जिसने हमें इतना बड़ा कवि दिया। और पता है एक बहुत मजेदार बात, उनके पिता देवी चरण माथुर भी कविताएं लिखते थे। अरे वाह, मतलब पोइट्री तो उनके घर में ही थी। कल्पना करो कैसा लगता होगा उस घर में जहां पापा भी कविताएं लिखते हों। लिखने की जो कला है वो तो उन्हें विरासत में मिली थी, है ना। अच्छा, ये तो हुई जन्म की बात। अब देखते हैं कि बड़े होकर उन्होंने क्या क्या काम किया। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पता है आकाशवाणी क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। सोचो वो रेडियो में कितनी बड़ी पोस्ट पर थे। मतलब उनकी आवाज, उनके शब्द रेडियो के जरिए पूरे देश तक पहुंचते थे। ये तो बहुत ही गर्व की बात है, सच। लेकिन रुकिए, वो सिर्फ कवि नहीं थे। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने कई नाटक, गीत, कहानी और निबंध भी लिखे। मतलब वो कितने टैलेंटेड थे। कविताएं तो लिखते ही थे, साथ में नाटक, गाने, कहानियां, सब कुछ। सचमुच वो तो एक चलता फिरता कला का खजाना था। तो चलिए अब उनकी कुछ सबसे फेमस किताबों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें इतना लोकप्रिय बनाया। ये हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं जिनमें मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले और मैं वक्त के हूं सामने प्रमुख हैं। ये सब उनकी बहुत ही मशहूर किताबें हैं। अगर कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। इनके अंदर उनके बहुत ही प्यारे प्यारे विचार छुपे हुए हैं। और अब एक ऐसी बात जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत होंगे कामयाब की भी रचना की थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम सब जो अपनी स्कूल असेंबली में गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, उस गाने का हिंदी अनुवाद इन्होंने ही किया था। कमाल है ना। उनका लिखा एक गीत आज भी हम सब के अंदर एक नई उम्मीद जगा देता है। 1919 से लेकर 1994 तक ये वो समय था जब गिरिजा कुमार माथुर जी ने अपनी रचनाओं से दुनिया को रोशन किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लिखने पढ़ने में लगा दी और अपनी इन्हीं खूबसूरत यादों और रचनाओं के साथ वो आज भी और हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की और दिल को छू लेने वाली कविता समझने वाले हैं। इसका नाम है आदमी का अनुपात। तो चलिए इस खूबसूरत से सफर पे चलते हैं। तो पता है, हमारी ये जो कविता है ना, ये शुरू होती है एक बहुत छोटी सी जगह से और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे फैलकर पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है ना मजेदार। तो कविता की पहली लाइन है, 2 व्यक्ति कमरे में। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल, कि एक कमरे के अंदर 2 लोग हैं। कितनी प्यारी और सीधी सादी बात से शुरुआत हुई है ना। अक्सर हमारी अपनी कहानियां भी तो ऐसे ही किसी छोटी सी जगह से शुरू होती हैं। और फिर अगली लाइन आती है, कमरे से छोटे। मतलब ये जो 2 लोग हैं वो उस कमरे से तो साइज में छोटे ही हैं। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बातें हैं ना कि हम जिन कमरों में रहते हैं हम असल में उनसे कितने छोटे होते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कमरा है घर में। मतलब वो जो कमरा है वो अकेला नहीं है, वो एक पूरे घर का हिस्सा है। देखा, अब कैमरा थोड़ा जूम आउट हो रहा है। अब हम सिर्फ कमरे को नहीं बल्कि पूरे घर को देख रहे हैं। और वो घर कहाँ है? अगली लाइन बताती है, घर है मोहल्ले में। अरे वाह, मतलब वो घर एक मोहल्ले का हिस्सा है। अब बात सिर्फ एक घर की नहीं रही, अब उसमें आस पड़ोस भी आ गया, पूरा मोहल्ला आ गया। और जूम आउट करें तो देखो, मोहल्ला नगर में। इसका मतलब है कि वो जो पूरा मोहल्ला है वो एक बड़े से शहर यानी नगर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा नजरिया और बड़ा हो गया, कहानी और बड़ी हो रही है। नगर है प्रदेश में, मतलब वो पूरा का पूरा शहर एक प्रदेश यानी स्टेट के अंदर आता है। सोचो जरा, हमने एक कमरे से शुरू किया था और अब हम एक पूरे प्रदेश तक पहुंच गए हैं। इसके बाद लाइन आती है, प्रदेश कई देश में। मतलब कि ऐसे बहुत सारे प्रदेश या स्टेट्स को मिलाकर बनता है एक देश। वाह, अब हमारी पहचान और भी बड़ी हो गई है ना। हम एक बहुत बड़े देश का हिस्सा हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी पर।
लाइन है देश कई पृथ्वी पर। इसका मतलब है कि हमारा देश इस पूरी धरती पर जो इतने सारे देश हैं उनमें से बस एक है। ये लाइन हमें पूरी दुनिया के लोगों से जोड़ देती है, क्योंकि आखिर हम सब एक ही घर में तो रहते हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी। मजा आया ना यहाँ तक? कमरे से पृथ्वी तक पहुंच गए। लेकिन अब तो असली मजा आने वाला है। अब हम अपनी पृथ्वी से भी बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं इस विशाल विराट ब्रह्मांड की सैर पर। तैयार हो जाओ। तो कविता कहती है अनगिन नक्षत्रों में। इसका मतलब कि आसमान में इतने तारे हैं, इतने नक्षत्र हैं कि हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। अनकाउंटेबल। कभी रात में आसमान को ध्यान से देखना कितना मैजिकल लगता है ना? और उन अनगिनत चमकते तारों के बीच हमारी पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी एक छोटी। सोचो, हमारी ये जो इतनी बड़ी दुनिया है वो उन तारों के सामने एकदम छोटी सी है। इससे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं। अगली लाइन तो और भी हैरान कर देगी। करोड़ों में एक ही, मतलब करोड़ों करोड़ों ग्रहों और तारों के बीच हमारी पृथ्वी सिर्फ एक है, जस्ट वन। ये तो ऐसा हुआ जैसे बीच पर करोड़ों रेत के दाने हो और हमारी पृथ्वी उनमें से बस एक दाना हो। कमाल है। फिर कवि कहते हैं सबको समेटे है। इसका मतलब है कि कोई एक चीज है जो इन सारे करोड़ों तारों को, ग्रहों को, सबको अपने अंदर रखे हुए है। जैसे एक बहुत बड़ा सा डिब्बा हो और ये सब उसके अंदर हो। और वो डिब्बा क्या है? वो है परिधि नभ गंगा की। नभ गंगा यानी हमारी अपनी आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये सारे तारे, ग्रह सब हमारी आकाशगंगा की बाउंड्री के अंदर हैं। सोचो हमारी गैलेक्सी कितनी कितनी बड़ी होगी। लेकिन रुको जरा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली लाइन है लाखों ब्रह्मांडों में। मतलब हमारी मिल्की वे जैसी लाखों आकाशगंगाएं हैं और ऐसे लाखों ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स हैं। अब तो सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि ये कितना बड़ा है ना? और उन लाखों यूनिवर्सेस में से अपना एक ब्रह्मांड, मतलब हमारी ये पूरी दुनिया, हमारी पृथ्वी, हमारे तारे, ये सब कुछ उन लाखों में से सिर्फ एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। अगली लाइन तो और भी एक्साइटिंग है, हर ब्रह्मांड में। ये लाइन हमें तैयार कर रही है कुछ और बड़ा सोचने के लिए। सोचो तो जरा, हर एक यूनिवर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? जवाब है कितनी ही पृथ्वियां। अरे वाह, मतलब हर यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ही और ग्रह हो सकते हैं। कितना अमेजिंग है ये सोचना कि कहीं और भी हमारी जैसी दुनिया हो सकती है ना? और फिर कितनी ही भूमियां, मतलब सिर्फ पृथ्वी जैसे ग्रह नहीं, पता नहीं कितनी अलग अलग तरह की जमीनें, अलग अलग तरह की दुनियाएं हो सकती हैं। इस बात से लगता है कि क्रिएशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और आखिर में कितनी ही सृष्टियां, मतलब इस पूरे कॉस्मॉस में न जाने कितनी रचनाएं हैं, कितनी दुनियाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। ये लाइन हमें इन्फिनिटी का, अनंत होने का एहसास कराती है। तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की सैर करके कैसा लगा? अब कविता वापस जमीन पर आ रही है। ये हमें सीधा वहीं ले आती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, यानी आदमी के पास। अब कविता कहती है यह है अनुपात। इसका सीधा सा मतलब है कि यही असली रेशियो है, यही असली कंपैरिजन है। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड हमने देखा, उसके सामने हम कहाँ हैं? यही हमारा असली अनुपात है। अगली लाइन इसे और साफ करती है, आदमी का विराट से, मतलब एक छोटे से इंसान का इस विशाल अनंत यूनिवर्स से कंपैरिजन। कवि हमें हमारी असलियत दिखा रहे हैं कि इस विराट के सामने हम कितने कितने छोटे हैं। और अब कविता का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक ट्विस्ट। लाइन है इस पर भी आदमी। मतलब ये सब जानने के बाद भी कि हम कितने छोटे हैं, इसके बावजूद इंसान। यहां से ना कविता का टोन एकदम बदल जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इंसान क्या करता है? वो ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन। मतलब इंसान जलन में, घमंड में, लालच में, नफरत में, इन्हीं छोटी छोटी फीलिंग्स में डूबा रहता है। सोचो तो, हम इतने बड़े यूनिवर्स में धूल के कण जैसे हैं और फिर भी इन छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। इसका मतलब है कि वो अपने और दूसरों के बीच में न जाने कितनी ही दीवारें, कितनी ही बाउंड्रीज बना लेता है। कितनी दुख की बात है ना कि जुड़ने की बजाय इंसान एक दूसरे को बांटने में लगा है। अगली लाइन देखो, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। मतलब वो खुद को दूसरों से बड़ा, उनका मालिक समझता है। ये इंसान के घमंड को दिखाता है कि एक कण के बराबर होकर भी वो खुद को सबसे बड़ा समझता है। अब कविता फिर से जूम इन कर रही है, सिमट रही है। देशों की कौन कहे, मतलब देशों की लड़ाई झगड़े की बात तो छोड़ ही दो। असल प्रॉब्लम तो इससे भी छोटी और गहरी जगह पर है। और वो जगह कौन सी है? वो है एक कमरे में। अरे याद आया, यहीं से तो कविता शुरू हुई थी। देखो, हम पूरा ब्रह्मांड घूमकर वापस उसी एक कमरे में आ गए।
और अब आती है कविता की आखिरी लाइन, जो सबसे ज्यादा असरदार है। 2 दुनिया रचाता है। इसका मतलब कि इंसान देशों को बांटने की बात तो दूर, वो एक छोटे से कमरे में भी 2 अलग दुनिया बना लेता है। इतने बड़े यूनिवर्स में एक होकर रहने की जगह हम एक छोटे से कमरे में ही बट जाते हैं। और शायद यही इस कविता का सबसे गहरा और सच्चा मैसेज। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। सी यू इन अनदर वन, बाय।